भविष्य कैसे बनाएं में आपका स्वागत है। आज हमारे अतिथि हैं मार्क जकरबर्ग। मार्क, आपने दुनिया की सबसे असरदार कंपनियों में से एक बनाई है। हम विशेष रूप से उत्साहित हैं कि आप यहाँ हैं। मुझे नहीं पता कि यहाँ से कहाँ जाना है। क्यों ना हम फेसबुक के शुरुआती दिनों से शुरू करें। हमें बताएं कि जब आपने इसे शुरू किया तो अनुभव कैसा था। जरूर। तो मेरे लिए जिस चीज से मैं सच में बहुत आकर्षित था और हमेशा रहा हूं वो है लोग, है ना, और लोग कैसे काम करते हैं। आप जानते हैं मैं कॉलेज में था, मैंने मनोविज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन किया। और आप जानते हैं जब आप मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो आप सीखते हैं कि दिमाग के कई हिस्से सिर्फ लोगों को समझने के लिए बने हैं, है ना। भाषा समझना, एक दूसरे से बात करना, चेहरे के भाव समझना और भावनाओं को समझना। फिर भी जब मैंने 2004 में इंटरनेट देखा, जो वह समय था जब मैं शुरुआत कर रहा था, आप लगभग कुछ भी पा सकते थे जो आप चाहते थे, है ना। आप समाचार, फिल्में, संगीत, संदर्भ सामग्री पा सकते हैं। लेकिन वह चीज जो लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी, जो कि अन्य लोग थे और जैसे ये समझना कि उनके साथ क्या चल रहा है, वहां मौजूद नहीं था, है ना। और मुझे लगता है कि जो हो रहा था वो ये था कि बाकी सारी चीजें बस वहां थीं जिन्हें सर्च इंजन और दूसरी सेवाएं ढूंढ सकती थीं। लेकिन ये समझने के लिए कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, आपको ऐसे टूल्स बनाने थे जिससे लोग खुद बता सकें कि उनके साथ क्या हो रहा है। आप जानते हैं मैं ये पता करना चाहता था कि कौन से कोर्स लेने हैं, तो मैंने एक छोटी वेबसाइट बनाई, कोर्स मैच, जिससे आप अपने कोर्स डाल सकते थे और क्लिक करके देख सकते थे कि और कौन कौन उसमें है। और इसने ये सब जोड़ तोड़ किया। तो इसने आपको बताया कि जिन लोगों ने ये कोर्स लिया था वो इस कोर्स का भी मजा ले सकते हैं। और आप जानते हैं जो बात मुझे शुरू से ही हैरान करती थी वो ये है कि आप जानते हैं लोग बस घंटों क्लिक करते रहते थे। ये वो कोर्स हैं जो लोग ले रहे हैं। और वाह, जैसे क्या ये मजेदार नहीं है कि ये इंसान इन चीजों में दिलचस्पी रखता है। और ये सिर्फ टेक्स्ट था, है ना। वहां कुछ भी ऐसा नहीं था जो बहुत मजेदार हो। लेकिन इससे मुझे लगा कि आप जानते हैं लोगों में अपने आसपास के लोगों के बारे में जानने की बहुत चाह होती है। और आप जानते हैं ऐसी शायद 10 और चीजें थीं जो मैंने हार्वर्ड में रहते हुए बनाई थीं, इससे पहले कि मैं सच में फेसबुक का पहला वर्जन बनाने लगा जिसने ये सब चीजें एक साथ जोड़ दी। क्या आपने सोचा था कि फेसबुक एक कंपनी बनेगी जब आपने इसे शुरू किया था। मैंने फेसबुक का पहला वर्जन इसलिए बनाया क्योंकि ये कुछ ऐसा था जिसे मेरे दोस्त और मैं हार्वर्ड में इस्तेमाल करना चाहते थे, एक डायरेक्टरी और हमारे आसपास के लोगों से जुड़ने का तरीका। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह एक कंपनी बनेगी। मुझे वह रात बहुत याद है जब हमने पहली बार इसे शुरू किया था। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ पिज्जा खाने के लिए बाहर गया था। हम सभी बहुत भूखे थे और पिज्जा हमारा पसंदीदा खाना है। अब यहाँ कौन काम करता है, एंड मुझे साफ याद है कि हम बात कर रहे थे कि एक दिन कोई दुनिया के लिए ऐसा समाज बनाएगा और वह एक कंपनी होगी। लेकिन जैसे ये साफ था कि हम नहीं होने वाले थे। मेरा मतलब है बस ये बराबर नहीं था। ये तो हुआ ही नहीं। हाँ नहीं, मतलब ये कोई ऐसा विकल्प नहीं था जिस पर हमने सोचा कि हम हो सकते हैं। मेरा मतलब है हम उस समय कंपनी बनाने पर ध्यान नहीं दे रहे थे। हम बस कुछ ऐसा बना रहे थे जो हमें लगता था कि हमारे स्कूल में काम आएगा। तो जब आप पीछे देखते हैं तो क्या कोई ऐसी चीज है जिसने फेसबुक को आपकी बाकी बनाई चीजों से अलग बनाया जिससे ये आज की कंपनी बन सकी। खैर, एक तो मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ते रहे। सही है। तो मेरा मतलब है बाकी लोग, मेरा मतलब है पाठ्यक्रम मेल खाता है। बस बाकी अलग अलग क्राउडसोर्स टूल्स की तरह उन्होंने अपना काम कर दिया और फिर हम काम पूरा कर चुके थे। जबकि फेसबुक के साथ ऐसा कुछ था, लोगों को यह पसंद आया, सही है, और इसका इस्तेमाल करने की ऐसी जोरदार चाह थी। मुझे लगता है कुछ हफ्तों में ही हार्वर्ड के 2/3 छात्र इसका इस्तेमाल कर रहे थे और MIT और बाकी नजदीकी कॉलेजों के छात्र हमें लिख रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या हम उनके स्कूल में भी फेसबुक शुरू कर सकते हैं। तो हमने भी उसी रास्ते पर चलना शुरू किया। सही। और फिर से मैंने और मेरे रूममेट्स ने ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया था कि हम एक कंपनी बनाएंगे, लेकिन हमने बस लोगों की चाहत को देखा और उसी के हिसाब से इससे बाकी स्कूलों और फिर स्कूलों के बाहर भी बढ़ाया। और एक समय पर जब हमने कई लोगों को काम पर रख लिया तो हमने इससे कंपनी बनाने और दुनिया को जोड़ने के मिशन पर आगे बढ़ने का फैसला किया। पर हमने शुरुआत वहां से नहीं की थी। जब आप सोचते हैं कि आपने कहां से शुरुआत की थी तो क्या कोई और सलाह है जो आपके दिमाग में आती है जो आप उन लोगों को देना चाहेंगे जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और जो आप फेसबुक के शुरुआती दिनों से सीख सकते हैं। हाँ, आप जानते हैं मैं हमेशा सोचता हूं कि आपको उस समस्या से शुरू करना चाहिए जिसे आप दुनिया में हल करना चाहते हैं, न कि यह सोचकर कि आपको कंपनी बनानी है। सही है। और सबसे अच्छी कंपनियां वही होती हैं जो किसी तरह का सामाजिक बदलाव लाने की कोशिश करती हैं, चाहे वो सिर्फ एक जगह पर ही क्यों ना हो। आप जानते हैं शुरुआत का मकसद सिर्फ बहुत पैसा कमाना या आपके लिए बहुत सारे लोगों को काम पर रखना या किसी तरह कंपनी बनाना नहीं होना चाहिए। तो आप जानते हैं मुझे हमेशा लगता है कि सिलिकॉन वैली में एक अजीब बात है कि लोग अक्सर कंपनी शुरू करने का सोच लेते हैं इससे पहले कि वे ये भी तय करें कि करना क्या है। और वो मुझे सच में उल्टा लगता है। और आप जानते हैं जिसने सच में कंपनी बनाई है वो जानता है कि रास्ते में कई मुश्किल चीजों का सामना करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि जो आपको इससे आगे बढ़ने में मदद करता है वह है आप जो कर रहे हैं उस पर भरोसा करना और यह जानना कि आप जो कर रहे हैं वह सच में लोगों के लिए बहुत फायदा कर रहा है। और यही है मुझे लगता है कैसे सबसे अच्छी कंपनियां अंततः बनती हैं। मैं कुछ मुश्किल समय के बारे में बात करना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है लोग कभी नहीं समझते कि वे कितने मुश्किल होते हैं। और मुझे लगता है कि यह सुनकर हमेशा अच्छा लगता है कि मार्क जुकरबर्ग भी कुछ बहुत मुश्किल दौर से गुजरे और बाहर निकल आए। क्या आप हमें फेसबुक के शुरुआती इतिहास के कुछ सबसे कठिन पहलुओं के बारे में बता सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि मेरे लिए यह सबसे कठिन हिस्सों में से एक है था। दरअसल जब याहू ने कंपनी को बहुत सारे पैसों में खरीदने की पेशकश की,
क्योंकि उस समय तक यह कंपनी के लिए एक बड़ा मोड़ था जहां इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। हर दिन हम बस आते थे और वही करते थे जो हमें अगला सही कदम लगता था, है ना? हम और स्कूल खोलने के लिए तैयार थे। हमने एक हाई स्कूल खोला और स्कूलों के अलावा और भी काम किए, जैसे कि ज्यादा फोटो डालना, क्योंकि हमें लगा कि यह अगला कदम है जो लोगों को खुद को दिखाने और अपने आसपास की चीजों को समझने में मदद करेगा। लेकिन फिर याहू इस बहुत खास ऑफर के साथ आया जिसने सबका ध्यान खींचा। $1 अरब। और ये कंपनी में कितनी दूर तक था? ये कुछ साल बाद की बात थी और उस समय 10 मिलियन लोग प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि यह साफ था कि हम उससे कहीं आगे सफल होंगे। और वो पहला मौका था जब हमें सच में पता चला। भविष्य की तरफ देखना और कहना, वाह, क्या हम जो बनाने जा रहे हैं वह सच में बनेगा? क्या यह इसके लिए और भी ज्यादा मायने रखेगा? और आप जानते हैं, इससे कंपनी में और हमारे निवेशकों के साथ कई दिलचस्प बातें हुई। और आप जानते हैं, आखिर में डस्टिन और मैंने बस फैसला किया, हमें लगता है कि हम सच में सिर्फ 10 मिलियन से ज्यादा स्कूल के लोगों को जोड़ सकते हैं। हम उससे आगे जा सकते हैं और इसे सच में एक कामयाब चीज बना सकते हैं। और हमने इसके लिए जाने का फैसला किया। लेकिन वह सच में बहुत टेंशन वाला था, क्योंकि कई लोगों को लगता था कि हमें कंपनी बेच देनी चाहिए। और आप जानते हैं, बहुत से लोगों के लिए जो एक स्टार्टअप में आए, मुझे लगता है कि उस समय मैं ये बताने में बहुत अच्छा नहीं था कि हम इस मकसद के लिए जा रहे थे। आप जानते हैं, हम बस हर दिन आते थे और वही करते थे जो हमें अगला सही कदम लगता था। तो शुरुआत में जो बहुत से लोग आए, वे सच में मेरे साथ नहीं थे। सही है, उनके लिए आप जानते हैं वे आए, और आप जानते हैं कुछ साल बाद $1 अरब में कंपनी बेचने में सक्षम होना एक बड़ी बात थी। वो एक होम रन जैसा था, है ना? और ये सच में एक होम रन है ना? और वही है। आप जानते हैं, मुझे लगता है ऐसा ही है, मैं समझता हूं। लेकिन आप जानते हैं, मुझे लगता है कि मैंने हमारे मकसद के बारे में ठीक से बात नहीं की, जिससे बहुत टेंशन हो गया। और जो हिस्सा दुखद था वह ऑफर को मना करना नहीं था। यह बात थी कि उसके बाद कंपनी के बहुत से लोगों ने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि वे हमारे काम पर भरोसा नहीं करते थे। सही है, मेरा मतलब है, अगर आप हमारी मैनेजमेंट टीम को देखें, क्या वह पूरी टीम चली गई? पूरी मैनेजमेंट टीम चली गई। उसके बाद लगभग 1 साल के भीतर। क्या आपने कभी उस अवधि में उस निर्णय पर पछतावा किया? क्या ऐसे समय थे जब आपको लगा कि हमें बेच देना चाहिए था? आप जानते हैं, हम थे, मैं बहुत किस्मत वाला था, क्योंकि आप जानते हैं, न केवल जिस पर मैं यकीन करता था वह सफल हुआ, बल्कि यह जल्दी ही सफल हो गया। तो सीधे शब्दों में मुझे लगता है कि यह 2006 की गर्मियों का समय था, और मैं उस समय को अच्छी तरह याद कर सकता हूं। मुझे लगता है उसके बाद के अगले महीने हमने न्यूज़ फीड शुरू किया, जो आप 10 साल बाद देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाली चीजों में से एक है। और फिर हमने उसे लॉन्च किया। किसी भी व्यक्ति के साइन अप करने की सुविधा ने तुरंत समुदाय को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ऑफर को ठुकराने के कुछ महीनों के भीतर मुझे लगता है कि यह वास्तव में काफी स्पष्ट था कि यह सही निर्णय था। लेकिन मुझे लगता है कि तब से हमें और भी मुश्किल फैसले लेने पड़े हैं, जहां कभी कभी आपको किसी चीज पर दाम लगाना पड़ता है, और या तो कंपनी की दिशा पर दाम लगाना पड़ता है, या अरबों रुपए किसी चीज पर दाम लगाने पड़ते हैं, और यह साफ नहीं होगा कि आप 5 या 10 साल तक सही हैं या नहीं। और आप जानते हैं, वह मुझे लगता है इस एक से कहीं ज्यादा कठिन हो सकता है। यही वह विषय है जिसके बारे में मैं अगली बार बात करना चाहूंगा। लेकिन वहां जाने से पहले, क्या आपने तब से कंपनी को फिर से बेचने के बारे में कभी सोचा है? नहीं, उस बिंदु के बाद हाँ। वो काम निपटा दिया। हम उन लोगों को नियुक्त करेंगे जो लंबे समय तक यहां रहना चाहते हैं। हाँ। बढ़िया। हाँ, तो मैं उन सबसे आम सवालों में से एक के बारे में बात करना चाहता हूं जो हमें प्रोडक्ट बनाने वालों से मिलते हैं, कि क्या बनाना है, ये कैसे तय करें, कैसे पता लगाएं कि कब कंपनी पर दांव लगाना है, कैसे कुछ बिल्कुल नया करना है। मुझे लगता है कि फेसबुक ने जो बहुत अच्छा किया है वह है ये पता लगाना कि क्या बनाना है, और इस बार बार होने वाले नएपन की संस्कृति बनाना, जिसे मैं बिजनेस में सबसे मुश्किल चीज मानता हूं। तो आपने ये कैसे किया है, और आप अन्य लोगों को वही करने की सलाह कैसे देते हैं? मुझे लगता है कि सबसे जरूरी है एक ऐसी कंपनी बनाना जो जितनी जल्दी हो सके सीखने पर ध्यान दे। हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां नया ज्ञान और हुनर सीखना सबसे जरूरी हो। कंपनियां सीखने वाले जैसे जीव हैं, और आप ऐसे फैसले ले सकते हैं जो या तो आपको जल्दी सीखने या धीरे सीखने का कारण बनते हैं। और आप जानते हैं, कई मायनों में एक कंपनी बनाना वैज्ञानिक पद्धति का पालन करने जैसा है ना? आप कई अलग अलग सोच को आजमाते हैं, और अगर आप प्रयोगों को अच्छे से करते हैं तो आप जान जाते हैं कि क्या करना है। और मुझे लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण दर्शन है। तो कंपनी के अंदर हम जो ये सभी अलग अलग निर्णय लेते हैं, आप जानते हैं, व्यक्तिगत इंजीनियरों को वास्तव में सशक्त बनाने तक हर चीज, हम इस विशाल परीक्षण ढांचे में निवेश करते हैं, है ना? किसी भी समय कुछ नहीं होता है। दुनिया में फेसबुक का सिर्फ एक संस्करण नहीं चल रहा है, शायद हजारों लाखों वर्जन एक साथ चल रहे हैं, क्योंकि यहां के इंजीनियरों के पास एक नया आइडिया आजमाने और उसे तुरंत 10,000 लोगों तक पहुंचाने की आजादी है। यह वाकई कमाल है। या 1 लाख लोग, और फिर उन्हें यह पता चलता है कि उनके काम का वह रूप, चाहे वह न्यूज फीड में अच्छी चीजें दिखाने के लिए बदलाव था, या स्क्रीन का बदलाव, या कोई नई चीज, उन्हें यह पता चलता है कि वह रूप फेसबुक के मूल रूप की तुलना में कैसा काम करता है, जो हमारे पास हर उस चीज पर है जो हमें जरूरी लगती है। लोग कितने जुड़े हैं, लोग कितना शेयर करते हैं, और वे कितना कहते हैं कि उन्हें अच्छी चीजें मिल रही हैं। कारोबार के आंकड़े, जैसे कि हम कितना पैसा कमाते हैं, और पूरे समाज की भागीदारी, और हजारों अलग अलग जांच करके और लोगों को ये सब अलग अलग चीजें आजमाने की छूट देकर, आप सोच सकते हैं कि हम कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं, जो तब मुमकिन नहीं था जब हर बदलाव के लिए मेरी मंजूरी चाहिए होती, या हर विचार बॉस से आना होता। तो मुझे लगता है कि इस सीखने की संस्कृति को बनाने और उसकी ओर तेजी से बढ़ने के बारे में कुछ बहुत गहरा है। वो बस आपकी मदद करता है समय के साथ आगे निकले। बड़ी कोशिशों के बारे में क्या, जैसे किसी बड़ी कंपनी को खरीदना या न्यूज़ फीड शुरू करना या ऐसा कुछ, वे निर्णय कैसे काम करते हैं? तो मैं सच में सोचता हूं कि जब आप चीजें अच्छे से करते हैं तो आपको कोई बड़ी या अजीब चीजें करने की जरूरत नहीं होती, है ना?
तो आप सच में ऐसे बढ़ना चाहेंगे जहां आप अपने लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं और सीख रहे हैं। तो उदाहरण के लिए न्यूज़ फीड लें। वहां एक काफी बड़ा बदलाव था, लेकिन असल में ये कुछ सालों से बन रहा था, ये देखकर कि लोग सेवा का इस्तेमाल कैसे कर रहे थे। सही है। तो जब हमने शुरुआत की तो हमारे पास न्यूज़ फीड जैसा कुछ भी नहीं था जो आपको लोगों के शेयर करने से अपडेट दिखाता। हमारे पास सिर्फ प्रोफाइल थे, और हमने देखा कि शुरू में एक बड़ी आदत ये थी कि लोग बस क्लिक करते रहते थे। वे अलग अलग प्रोफाइल पर सैकड़ों बार क्लिक करते और अपने सभी दोस्तों की प्रोफाइल देखते थे ताकि जान सकें कि लोगों ने क्या बदला है और उनके अपडेट क्या हैं उनके दोस्त के दिन के अवसर पर। और हमने इससे सीखा कि लोग सिर्फ किसी को देखने या उसके बारे में जानने में ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा के बदलावों को समझने में भी दिलचस्पी रखते थे। तो पहले हमने ऐसा फीचर बनाया जो बस क्रम में दिखाता था कि आपके कौन से दोस्तों ने अपनी प्रोफाइल बदली है, ताकि आपको पता चल सके कि किसकी प्रोफाइल देखनी है। और फिर न्यूज़फीड का पहला वर्जन वास्तव में सरल था। ये बस इतना करता था कि लोगों द्वारा डाली गई चीजों को लेकर उन्हें क्रम में दिखाता था आपके होम पेज पर। तो मुझे लगता है कि जब चीजें अच्छे से चल रही होती हैं तो आप डेटा और अपने लोगों से मिली राय का इस्तेमाल करते हैं ताकि पता चले कि कौन सी दिक्कतें सुलझानी है। और फिर आप अंदाजा लगाते हैं कि इन दिक्कतों के क्या हल हो सकते हैं, और फिर आप इन बातों को आजमाते हैं उन्हें लागू करके और ज्यादा डेटा और राय लेकर। और फिर उससे आपको समझ आता है कि आगे कहां जाना है। जब मैं देखता हूं कि हमने ऑनकुलस टीम को बहुत पैसे में खरीदा तो मैं इसे ऐसे देखता हूं, मुझे लगता है कि यह एक बड़ा निवेश था जो हमने किया। अगर हमने अपने यहां उस तरह का काम करने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स तैयार किए होते तो शायद हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया था। और ऑनकुलस टीम उस दिक्कत पर काम करने वाली सबसे होशियार टीम है, इसलिए यह बड़ा कदम उठाना सही था। लेकिन मैं सच में सोचता हूं कि सीईओ के तौर पर आपका काम है ऐसी हालत से बचना जहां आपको ये अजीब चीजें करनी पड़े, है ना? और आप जानते हैं ये तो होना ही है। आप जानते हैं काम करते हुए हर चीज से आगे रहना मुमकिन नहीं होता। तो बड़े कदम उठाना और ऐसा करने को तैयार रहना बेहतर है, बजाय इसके कि आप जानते हैं घमंड रखें और ऐसा न करें और कभी यह न माने कि आप पहले कुछ बेहतर कर सकते थे। पर मेरा मानना है कि जब चीजें अच्छी चल रही हों तो आप धीरे धीरे सीखते और विकसित होते हैं। बढ़ने की बात करें तो एक बात जो मैंने आपको सालों पहले कहते सुना था वो ये है कि फेसबुक के सबसे अच्छे कामों में से एक था ग्रोथ ग्रुप का आइडिया लाना, और इसलिए यह ऐसी चीज है जिसके बारे में मैंने अब कई संस्थापकों को पूछते सुना है। क्या आप हमें बता सकते हैं क्या यह अभी भी ऐसी चीज है जिसे आप कंपनियों के प्रबंधकों को स्थापित करने की सलाह देते हैं, और कैसे? शुरुआती दिनों में फेसबुक कैसे चलता था? तो इससे ऐसा बनाना कि हम जल्दी बढ़ सकें, मुझे लगता है यह सबसे जरूरी चीज थी जो हमने आखिरकार फेसबुक के लिए बनाई। और बढ़ने और मार्केटिंग का आम तरीका यह है कि आपके पास एक बातचीत करने वाली टीम होती है या एक मार्केटिंग टीम होती है और आप विज्ञापन खरीदते हैं। और मुझे लगता है कि कभी कभी इसके लिए जगह होती है, खासकर जब आप कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो और एक संदेश बाहर भेजना चाहते हो। लेकिन अगर आप सच में किसी चीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अक्सर ऐसा करने के सबसे अच्छे तरीके उसी चीज के अंदर होते हैं, और आपके आसपास के लोगों को जो आपके काम को पसंद करते हैं अपने दोस्तों को बताने के लिए कहना और उसे जितना हो सके आसानी से होने देना। तो ग्रोथ ग्रुप में कोई जादू नहीं है जो हमने बनाया है और जिसे बाकी लोग नहीं कर सकते। ये बस डेटा के साथ सख्त होना और डेटा के सिस्टम में पैसा लगाना है। इस तरह आप इन सब अलग अलग कोशिशों को देखकर समझ सकते हैं कि लोग आपको क्या बताना चाहते हैं, और फिर इंजीनियरिंग में पैसा लगाकर लोगों को जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है यह कई नेटवर्क के लिए सबसे जरूरी चीज है। और क्या आप बता सकते हैं कि उस ग्रुप का फेसबुक की बढ़त पर कितना असर पड़ा? हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा है। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा असर रहा है। मेरे पास अभी कोई नंबर नहीं है, लेकिन मेरा मतलब है अगर आप बस देखेंगे तो इन खास चीजों में से कुछ, जैसे लोग जिन्हें आप जानते हो जो हमने बनाए हैं, सही है, जो जरूरी चीजों में से एक है। फिर से एक सोशल चीज उतनी काम की नहीं है अगर आप इसका इस्तेमाल करते समय दूसरों से जुड़े नहीं हैं। तो आपको फेसबुक पर साइन अप करने से लेकर उन लोगों से जुड़ने में मदद करना जिनकी आप सबसे ज्यादा फिक्र करते हैं, शायद सबसे जरूरी चीजों में से एक है जो हम कर सकते हैं। एक और बात जो मुझे लगता है कि फेसबुक ने बहुत अच्छे से की है वो है लोगों को रखना। और मैं हमेशा संस्थापकों को बताता हूं कि ये वह चीज है जिसमें आपको अच्छा होना चाहिए। तो आपने अपनी टीम कैसे बनाई है, और जब आप लोगों को जोड़ते हैं तो आप क्या देखते हैं? अगर आप सोचें तो मैंने कंपनी की शुरुआत 19 साल की उम्र में की थी, तो मैं ये नहीं मान सकता कि तजुर्बा इतना जरूरी है, नहीं तो मुझे खुद को समझाने में दिक्कत होगी। और वह कंपनी, तो हम उन लोगों में पैसा लगाते हैं जिन्हें हम सच में होशियार मानते हैं, चाहे उन्होंने पहले वह काम न किया हो। और आप जानते हैं यह उन लोगों पर भी लागू होता है जो कॉलेज से निकले हैं, और साथ ही जैसे सीएफओ जिसने कंपनी को पब्लिक किया था, उसने पहले कभी किसी कंपनी को पब्लिक नहीं किया था। सही। और उनका बहुत सारा काम आप जानते हैं जेनेटेक में उत्पादन विकास में था। तो आप जानते हैं बस वास्तव में प्रतिभाशाली लोगों पर फोकस करें। और अगर आपको काम का अनुभव नहीं है तो आप किसी की सही योग्यता को कैसे परखते हैं? खैर, अक्सर आप उनके द्वारा किए गए विभिन्न कामों से बता सकते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है कि हर किसी ने स्पष्ट रूप से कुछ सही किया है। मतलब अगर आप 19 साल के भी हैं तो आपने साइड प्रोजेक्ट्स और दिलचस्प काम किए हैं। और आप जानते हैं मुझे लगता है कि यह जरूरी नहीं है कि किसी ने पहले वह काम किया हो। वे जिस काम को अच्छे से करेंगे उसके लिए जरूरी तैयारी करेंगे। मुझे लगता है कि हमने जो एक चीज अच्छे से की है वह यह है कि कंपनी के लोगों को बहुत सारे मौके दिए हैं। सही। तो यह सिर्फ मैं नहीं हूं जिसने 19 साल की उम्र में शुरुआत की थी और अब मैं इस बड़ी कंपनी को चला रहा हूं। कई लोग जुड़े जिनके साथ मैंने हार्वर्ड में सवाल हल किए थे, या जो स्टैनफोर्ड या दूसरे प्रोग्राम से बाहर आ गए थे और जिन्होंने इतने समय में कंपनी के साथ तरक्की की है।
और जिन बातों पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है उनमें से एक यह है कि हमारी कंपनी में करीब 12 अलग अलग प्रोडक्ट ग्रुप्स हैं और उन्हें चलाने वाले लोग भी। एक को छोड़कर किसी ने भी कंपनी में उत्पाद समूह चलाने या मुझे रिपोर्ट करने के लिए शामिल नहीं हुआ। ये अद्भुत है। और एक अपवाद डेविड मार्कस हैं जो $50 अरब की एक बड़ी सार्वजनिक कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। तो मैं काफी खुश हूं कि वह हमारे साथ हैं और उन्हें एक प्रोडक्ट ग्रुप चलाने देना मेरे हिसाब से यह भी बड़ी कामयाबी है। लेकिन वास्तव में उनमें से कोई भी शुरू में मुझे रिपोर्ट नहीं करता था। वे सभी विभिन्न भूमिकाओं में शुरू करते हैं। कुछ इंजीनियर थे, कुछ डेटा विश्लेषक थे, कुछ उत्पाद प्रबंधक थे और वे सभी बड़े हैं। मुझे लगता है कि जब आप लोगों के लिए मौके बनाते हैं तो यह सबसे अच्छे लोगों को जुड़े रहने में मदद करता है और उन्हें आपकी कंपनी में काम करने के लिए लुभाता है क्योंकि वे सोचते हैं कि उन्हें भी ऐसे मौके मिलेंगे। कूल। हाँ, अगले 20 वर्षों में आपको सबसे ज्यादा किस बात का उत्साह है? आपको क्या लगता है कि मुख्य बदलाव क्या होंगे? फेसबुक कैसे रूपांतरित होगा? आपको क्या लगता है कि बाकी दुनिया कैसे बदलेगी? तो हमारे पास 10 साल का रोड मैप है। हाँ, बहुत अच्छा था। हम दुनिया में जिन 3 बड़े बदलाव देखना चाहते हैं वे 3 बातें हैं जिन पर हम ध्यान दे रहे हैं। कनेक्टिविटी, तो दुनिया के सभी लोगों को इंटरनेट पर लाना। अभी दुनिया का आधे से अधिक हिस्सा इंटरनेट पर नहीं है। मुझे लगता है कि सिलिकॉन वैली में बहुत से लोग शायद इंटरनेट को आम बात मानते हैं क्योंकि यह हर जगह एक जैसा नहीं मिलता। और अगर हम आज की दुनिया की कई बड़ी मुश्किलें हल करना चाहते हैं तो वे ऐसी समस्याएं नहीं हैं जिन्हें कोई एक ग्रुप या एक देश भी हल कर सकता है। सही, वे सच में सबको साथ लाने और सबको उन्हें हल करने में हिस्सा लेने का मौका देने से जुड़ी हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सभी को जोड़ना वास्तव में एक महत्वपूर्ण चीज है जो दुनिया भर के लोगों के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। अगला है एआई। मुझे लगता है कि यह कई अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सी संभावनाएं खोलने वाला है और हम इसे फेसबुक पर बहुत सी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोगों को ऐसी चीजें दिखाने के लिए जो उन्हें ज्यादा मतलब की लगे, यह पक्का करना कि आप सेवा पर जिन लोगों को महत्व देते हैं उनसे जुड़े रहें। लेकिन कई तरह से यही पर हम जो काम कर रहे हैं वह नई तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए वही काम है जो बीमारियों की बेहतर जांच करने या लोगों के इलाज के लिए बेहतर दवाएं खोजने या जब दूसरी कंपनियां बिना ड्राइवर की कारें बनाती हैं तब काम आता है। और ये ऐसी चीजें हैं जो जीवन बचाती हैं। मैंने हाल ही में यह कहानी सुनी कि इस सम्मेलन में क्या हुआ था। किसी ने एक मशीन लर्निंग ऐप बनाया है जहां आप किसी की त्वचा पर एक दाग या निशान की फोटो ले सकते हैं और यह तुरंत बता सकता है कि यह त्वचा का कैंसर है या नहीं, और वो भी दुनिया के सबसे अच्छे स्किन डॉक्टरों की सटीकता के साथ। तो आप जानते हैं मेरा मतलब है अभी कौन ऐसा नहीं चाहता। जैसे आप अपने डॉक्टर के हाथ में वह शक्ति देने जा रहे हैं जिससे वह उस चीज में दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर बन सके। हर कोई दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर बन जाएगा और यह एक बहुत ही बुनियादी चीज है ना। मुझे थोड़ा गुस्सा आता है, मुझे लगता है जब लोग एआई के बारे में डर फैलाते हैं और कहते हैं कि ये लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कई असली तरीकों से बीमारियों और ज्यादा सुरक्षित गाड़ी चलाने के मामले में ये लोगों की जान बचाएगा और उन्हें आगे बढ़ाएगा। तो ये अगले 10 वर्षों के लिए एक बहुत बड़ी बात है मुझे लगता है। और फिर अगली चीज जो मुझे हमेशा लगता है कि बड़ा बदलाव लाएगी वो है हर 10 या 15 साल में एक नया बड़ा कंप्यूटर प्लेटफॉर्म आना जो लोगों को बिल्कुल अलग चीजें करने देता है जो वे पहले नहीं कर सकते थे। सही, तो 20 साल पहले हम में से अधिकांश डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग कर रहे थे। वे थोड़े भारी भरकम थे। हमने उन्हें काम में लिया क्योंकि इससे हमारा काम ज्यादा आसान हो गया, लेकिन अधिकांश लोग उन्हें मजे के लिए उपयोग नहीं करते थे। अब हमारे पास फोन हैं जो हमें एक दूसरे से जुड़ने में मदद करते हैं और वे पहले से कहीं ज्यादा इंसानों के लिए आसान हैं। लेकिन उसके बाद एक और प्लेटफॉर्म आएगा और मुझे लगता है कि वो वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी होगा, और वो मुझे लगता है लोगों को ज्यादा रचनात्मक बनने में मदद करेगा और दूसरों के एहसास को ज्यादा गहराई से महसूस करने में मदद करेगा जितना हम आज वीडियो वगैरह से कर सकते हैं। तो मैं उस प्रवृत्ति के बारे में भी बहुत उत्साहित हूं। तो आपने 19 साल की उम्र में फेसबुक शुरू किया था। वाई कॉम्बिनेटर में हमें अक्सर एक सवाल सुनने को मिलता है, मैं आज 19 साल का हूं, मैं वास्तव में, आप जानते हैं, जो कुछ भी कर सकता हूं वह करना चाहता हूं ताकि दुनिया बेहतर बने। मुझे क्या करना चाहिए? तो आप उन लोगों को कैसे सलाह देते हैं जो आज 19 साल के हैं और आपकी तरह दुनिया पर प्रभाव डालना चाहते हैं? मेरा मानना है कि नए बिजनेस शुरू करने वालों के लिए सबसे जरूरी है अपनी पसंद का काम चुना और उस पर काम करना, लेकिन कंपनी बनाने का फैसला तभी करें जब वह सच में चलने लगे। मुझे लगता है अगर आप आंकड़े देखें तो सबसे अच्छी कंपनियों का एक बड़ा हिस्सा इसी तरह बना है, न कि उन लोगों से जो पहले से ही कंपनी शुरू करने का सोच लेते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आप अक्सर किसी एक जगह अटक जाते हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूं, और इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए फेसबुक वास्तव में कब एक कंपनी बन गई? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि यह एक पक्की डेलावेयर कंपनी तब बनी जब पीटर थिल ने इसमें करीब 6 महीने में पैसा लगाया। यह निवेश कंपनी की बढ़त के लिए बहुत जरूरी था। जब हम पहली बार पीटर से फंडिंग के बारे में बात कर रहे थे तब डस्टिन और मैंने उन्हें साफ बता दिया था कि हम स्कूल लौटने की योजना बना रहे थे। सही, मेरा मतलब है हमारा, आप जानते हैं, मैंने फेसबुक तब शुरू किया जब मैं एक सोफोमोर था। हमने गर्मियों में छुट्टी ली या गर्मियों में कोई कक्षाएं नहीं ली, हम उस पर काम कर रहे थे। और फिर आप जानते हैं हमारी योजना थी कि हम सर्दियों में स्कूल वापस जाए और काम करते रहें, लेकिन ऑफिस में बैठकर नहीं, ऑफिस में पूरा समय काम करें। और पीटर कुछ ऐसे थे, ठीक है मान लिया जैसा तुम कह रहे हो। मुझे लगता है उन्हें हमसे ज्यादा पता था। क्या आपको लगता है कि उन्हें यकीन था कि आप वाकई स्कूल वापस नहीं जाएंगे? उन्हें जरूर पता होगा, मतलब आपको उनसे पूछना होगा, लेकिन मैं करूंगा। हम इस सीरीज में उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं वह सवाल पूछूंगा। मुझे लगता है वे शायद कहेंगे कि उन्हें पता था हम स्कूल वापस नहीं जाएंगे, या उन्हें लगता था कि वे हमें समझा सकते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करना नहीं पड़ा। यह साफ था कि काम बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन हमने सच में तुरंत पढ़ाई नहीं छोड़ी।
हमने हार्वर्ड को बताया कि हम एक सेमेस्टर की छुट्टी ले रहे हैं, फिर एक और सेमेस्टर की, और फिर एक साल की छुट्टी। इसके बाद हमने तय किया कि हम वापस नहीं जाएंगे। पीटर की बात करें, और ये एक तरह का आखिरी सवाल है, उन्होंने आपको अब तक दी गई सबसे अच्छी सलाह क्या है? मुझे लगा पीटर वही थे जिन्होंने मुझे यह बहुत अच्छा सा वाक्य बताया कि एक ऐसी दुनिया में जो इतनी तेजी से बदल रही है, सबसे बड़ा खतरा जो आप ले सकते हैं वह है कोई खतरा न लेना। और मुझे सच में लगता है कि यह सही है। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि जब भी ऐसा होता है, जब भी आप ऐसी स्थिति में होते हैं जहां आपको दिशा में बड़ा बदलाव या कुछ जरूरी करना है, तो हमेशा मुश्किलें होती हैं। लोग उस फैसले के नुकसान की तरफ ध्यान दिलाएंगे, और पास पास देखें तो शायद वे सही भी हों। मेरा मतलब है, किसी भी फैसले में जो आप लेने जा रहे हैं उसमें अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, लेकिन अगर आप एक ही जगह रुके रहते हैं और बदलाव नहीं करते, तो मुझे लगता है कि आप जरूर हारेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो किसी हद तक मुझे लगता है कि यह सच है कि समय के साथ सबसे बड़ा खतरा जो आप ले सकते हैं वह है कोई खतरा ना लेना। ये खत्म करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।